दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहला हमारा प्री प्रैक्टिस होगा, फिर मेन प्रैक्टिस होगा, फिर पोस्ट प्रैक्टिस होगा। तीनों प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है हैंडस्टैंड में किसी भी तरह की इंजरी को बचाने के लिए, इंजरी से बचने के लिए। देखिए क्या करना है, सब प्री प्रैक्टिस में सबसे पहले अपने फिंगर्स के ऊपर फोकस करना है। हमें फिंगर्स के ऊपर फोकस इसलिए करना है क्योंकि अगर फिंगर्स में स्ट्रेंथनिंग होगा तो आप लंबे ड्यूरेशन तक होल्ड भी कर पाओगे, दूसरा अपने बॉडी को आगे की तरफ गिरने से बचा पाओगे। फिंगर्स के लिए 3 प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा, वो कौन कौन सी हैं। पहला, आपको इस तरीके से हाथ स्ट्रेट रखना है अपने शोल्डर के लेवल पर। उसके बाद एक इस तरीके से मेक अ फिस्ट। हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो बाहर की तरफ उंगलियों को लूज करते हैं लेकिन मुक्का जोर से बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर की तरफ भी आपको फिंगर्स को अच्छे से स्प्रेड करके रखना है। मेक अ फिस्ट देन ओपन, मेक अ फिस्ट ओपन, मेक अ फिस्ट ओपन, मेक अ फिस्ट ओपन। ये एक पहली प्रैक्टिस है। दूसरी प्रैक्टिस क्या करना है, आपको प्लैंक पोजीशन करने की कोशिश करना। प्लैंक पोजीशन में हो सकता है कि आप डायरेक्टली इस पोजीशन को ना कर पाओ, तो आपको क्या करना है, नीज के ऊपर बॉडी को बैकवर्ड लाइक के नीज को इस तरीके से पोजीशन लेना है और अपने लेग्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करके टोस को, और इस तरीके से आपको लॉक कर लेना है। और जो बॉडी का हिप्स वाला पोर्शन है उसको आगे की तरफ ऐसे रखना है। यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको होल्ड करना है। बॉडी को इधर नहीं रखना, आप आगे रखेंगे बॉडी वेट को आगे की तरफ। आपके हाथ के ऊपर आपका शोल्डर्स होना चाहिए। शोल्डर इस तरीके से दूर नहीं रखना, इसको ऊपर रखना और बॉडी वेट को फिंगर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करना और इस पोजीशन पर आपको होल्डिंग करना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। थर्ड प्रैक्टिस में दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से एक रेसिस्टेंट थिंग का यूज़ कर सकते हो। आप बॉल का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि एक ये चीज़ है, सिंपल देखिए। इसमें आप लोगों को इस तरीके से ग्रिप करना है और इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। एक बार इसको अंदर की तरफ खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। ये आपके एल्बोज की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ फिंगर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। आप ये चीज़ परचेज कर सकते हैं और इसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं फिंगर की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेकंड प्रैक्टिस जो कि रिस्ट के लिए जरूरी है। देखिए रिस्ट की मूवमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि ये मूवमेंट कर लिया, फिर रिवर्स में कर लिया, फिर हाथ को नीचे ऊपर, इस तरीके से आपने पाम्स की मूवमेंट दे दिया, अंदर बाहर कर लिया। उसके बाद अपने हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस तरीके से पाम्स को आपस में टच करके अपने एल्बोज को ऊपर एक्सटेंड किया, अपने रिस्ट के बीच में गैप बनाए बिना, मतलब दोनों पाम्स के बीच में आपको गैप नहीं बनाना है, लेकिन अपने एल्बोज को इस तरह ये एंगल देना है। ठीक है, फिर एक बार नीचे की तरफ। ये सिंपल सी प्रैक्टिस है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देखिए प्लैंक पोज हम जब करते हैं, आपको एक एंगल बनाना है, अपनी बॉडी को हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट करके फिर होल्ड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपकी बॉडी पीछे की तरफ रहेगी तो ये हैंड कि यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए वो नहीं बनता, लेकिन अगर आप आगे की तरफ हल्का सा रखेंगे तो ये एंगल बनेगा। और स्टार्टिंग में आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड इस तरीके से धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज कीजिए, लेकिन प्लैंक पोज में होल्डिंग कीजिए। प्लैंक पोज करने से मात्र सिर्फ आपका रिस्ट में स्ट्रेंथ की बात नहीं होती, आपकी कोर स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंक्रीज होती है, शोल्डर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, फिंगर्स में स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। तो रिस्ट के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देर प्लैंक पोज करने की कोशिश करना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एल्बो एंड शोल्डर स्ट्रेंथ। दोनों हम सिमिलर टाइप की प्रैक्टिस है, दोनों को एक साथ कवर कर सकते हैं। सिंपल सी प्रैक्टिस है और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि दोस्तों जब हमारी बॉडी पीछे की तरफ गिरती है तब हमें हल्का सा एल्बो फोल्ड करने की आवश्यकता होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम वॉल के सपोर्ट से कर रहे हैं या फिर बिना वॉल के सपोर्ट से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके आपको एल्बो में स्ट्रेंथ नहीं है या फिर शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमारी बॉडी जनरली नीचे गिर जाती है और कई बार हमारा गिरना बहुत डेंजरस तरीके से होता है जो कि हमारा इंजरी का कारण बन जाता है, इवन हम वॉल की सपोर्ट से करें तब भी। तो जरूरी है कि आपके पास उतना स्ट्रेंथ हो कि आपकी बॉडी वेट अपने हाथों पर आप बैलेंस कर सको। इसके लिए मैं आप लोगों को 3 प्रैक्टिस बताऊंगा जो कि शोल्डर्स के लिए और आपके एल्बो जॉइंट के लिए या फिर बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। सिंपल पहली प्रैक्टिस में आपको शोल्डर टैप करना है। देखिए इस पोजीशन पर आकर आपको एक बार लेफ्ट हैंड के ऊपर बॉडी को रख के लेफ्ट शोल्डर को टैप करना है राइट हैंड से, फिर इधर रखना है, ये सिंपल टैप, ये इस तरीके से आप शोल्डर टैप कर सकते हैं। और इस तरीके से आप 50-50 टैप्स कीजिए और 2-3 राउंड लीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा आपके शोल्डर और आपके हैंड्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। यहाँ से सेकंड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस तरीके से प्लैंक पोजीशन की पोजीशन पे आकर यहाँ पे एक हाथ को बाहर रखेंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर इस हाथ को नीचे रखा, फिर दूसरे हाथ, फिर इसको इस तरीके से एक हाथ नीचे, फिर एक हाथ बाहर, फिर ऊपर। इस तरीके से आप भी इसके जब दोनों हाथों से करेंगे तो ये एक काउंट होगा। इस तरीके से आप 30-30 के इसको 2 से 3 रेप्स ले सकते हैं, जो कि आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। तीसरी दोस्तों आपको पुशअप्स करना है, लेकिन पुशअप्स आपको नॉर्मल पुशअप्स नहीं करने, जो कि जिसको हम दंड बोलते हैं। इस तरीके से देखिए इस पोजीशन पर आकर 6, 7, 8, 6, 7, 8, ये सूर्य नमस्कार की
6 नंबर की पोजीशन, 7 नंबर की पोजीशन, 8 नंबर की पोजीशन है, बट हमें 6 नंबर की पोजीशन पे अपनी चेस्ट एंड चिन को जमीन पे टच नहीं करना, ठीक है, एयर पे रखते हुए ही करना है। अब बहुत सारे प्रैक्टिशनर हो सकता है कि यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करेंगे कि वो बॉडी को नीचे की तरफ प्लैंक में होल्ड ना कर पाए, तो यहाँ पे वो एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से अपनी नीज को नीचे रखिए, टोस को हल्का सा ऊपर उठाइए, फिर नीचे जाइए, बट टच मत कीजिए, बॉडी को हल्का सा ऊपर रखिए, फिर यहाँ से 7 कीजिए एंड 8 कीजिए, फिर से नी डाउन 6 7 8। इस तरीके से आप करके अपने एल्बोज में और शोल्डर्स में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज कर सकते हैं, और इस प्रैक्टिस से आप में स्टिफनेस भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कोर स्ट्रेंथ के लिए। कोर स्ट्रेंथ के लिए जैसे कि हमने पहले प्लैंक पोज कर लिया, वो कोर में इंक्लूड होगा। यहाँ पे 2 प्रैक्टिसेस और कर सकते हैं जो कि आपकी कोर के लिए अच्छा है। एक तो हम इस तरीके से लेट कर अपने पैरों को 30 या 45 डिग्री के एंगल में उठाकर और चिन को भी इस तरीके से उठाकर होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये कोर के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, आप करके देखना, इसको 1 मिनट होल्ड करने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगी कि कोर कितना ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होती है अगर हम इस प्रैक्टिस को करते हैं। दूसरा, जैसे कि हमने अभी प्लैंक पोज हमने इस तरीके से किया था, यहीं पे आप प्लैंक पोज इस तरीके से कर सकते हो, और यहाँ पे ये मूवमेंट दे सकते हो आपके एब्डोमेन के साइड्स के मसल, जो ऑब्लिक मसल्स होते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इससे आपके जो साइड्स के मसल्स होते हैं और कोर के मसल्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन होते हैं। इसके भी आप 20-20 राउंड्स के 2 से 3 रेप्स कर सकते हैं, जो कि आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से बात करते हैं दोस्तों अब ग्लूट्स के लिए प्री प्रैक्टिसेस। देखिए ग्लूट्स के लिए आप 3 प्रैक्टिसेस बताऊंगा। पहला, आपको इस पोजीशन पे आना है, नीज को एक बार ऊपर, फिर यहाँ से ये, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये पहली प्रैक्टिस है। दूसरी प्रैक्टिस में आप ये रोल कर रहे हैं, ये आपको ये मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग दोनों देगा। यहीं पे अगर इसको आप और इंक्रीज करना चाहते हैं तो लेग स्ट्रेट करके कर सकते हैं। यहाँ पे आए, फिर लेग स्ट्रेट करके किया ये रोटेशन, लेग स्ट्रेट करके ये रोटेशन किया, ये। अगर आप इस तरीके से दोनों पैरों से 20-20 के 2-2, 3-3 रेप्स कीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा आपके ग्लूट्स के लिए। थर्ड प्रैक्टिस आपको राज कपोतासन की पोजीशन में करना है। इस तरीके से राज कपोतासन की पोजीशन में आना है और फ्रंट लेग को 90 डिग्री में रखना है। ये नी टू हील इट शुड बी ऑन द 90 डिग्री, और बैकवर्ड लेग बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आपकी ये वाला पोर्शन जो है वो इस तरीके से प्रेस हो। यहाँ पे फॉरवर्ड बेंडिंग करके आपको यहाँ पे होल्ड करना है। ये भी आपके ग्लूट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। बस फ्रंट लेग को नी टू जो हील है उसको 90 डिग्री के एंगल में रख के कीजिएगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमारी कुछ प्री प्रैक्टिसेस थी जो कि आपको हैंडस्टैंड से पहले हमेशा करना है, जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके हैंडस्टैंड को सीखने में, जो कि आपको स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी देकर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्री प्रैक्टिसेस के बाद मेन प्रैक्टिसेस। मेन प्रैक्टिसेस में आप लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा। पहला बिगिनर्स के लिए या फिर जिनकी बॉडी स्टिफ है। सेकंड इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए जिनकी बॉडी में हल्की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किस तरीके से उस फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके हैंडस्टैंड को सीख सकते हैं। थर्ड एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि मेनली बच्चे रहते हैं, लेकिन बाकी भी इंक्लूड है जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, वो किस तरीके से उस फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके अपने हैंडस्टैंड को एक एडवांस वे में सीख सकते हैं। सारी चीज़ मैं आप लोगों को स्टेप वाइज स्टेप सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स को किस तरीके से करना है। सबसे पहले उनको वॉल सपोर्ट से करना है। वॉल सपोर्ट से हम 2 तरीके से हैंडस्टैंड करते हैं। पहला, हम अपने चेस्ट को दीवार की तरफ रखते हैं। दूसरा, हम चेस्ट को अगेंस्ट द वॉल रखते हैं। पहले सिंपल करते हैं, जिनको जंप करना नहीं आता वो किस तरीके से स्टार्ट करें इस प्रैक्टिस को। देखिए, अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, पीछे की तरफ वॉल रहना चाहिए। हाथों को रखने के बाद एक पैर को ऊपर उठाकर दीवार पे रखेंगे, बॉडी वेट को हल्का सा दीवार की तरफ शिफ्ट करेंगे और फिर दूसरे पैर को भी रखेंगे। फिर एक पैर को ऊपर किया, फिर दूसरे पैर को भी ऊपर किया। ऊपर करने के बाद हमें थोड़ा सा वॉक करना है। एक गलतियां होती है कि हम बॉडी को इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से दीवार पे टच करते हैं, हम सोचते हैं कि इससे ईजी हो जाएगा, बट अगर आप दीवार को इस तरीके से रखेंगे तो बैक में प्रेशर बढ़ेगा और डिफिकल्ट होगा आपको होल्ड करने के लिए। इसलिए आप लोगों को हमें जो हिप्स है वो दीवार से अलग रखना है और टोस को इस तरीके से पॉइंट सपोर्ट लेना है, ठीक है। आपको पूरी बॉडी को इस तरीके से टच करके नहीं रखना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में दीवार के ऊपर पूरा बॉडी टच करके होल्ड करते हो तो आपके जो बैक पर और शोल्डर पर ज्यादा प्रेशर लगा, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा उसको होल्ड करने के लिए। इसलिए स्टार्टिंग में आपको दीवार से हल्का सा दूर रहकर होल्ड करना है। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से एक पैर रखेंगे, दूसरा पैर रखा,
फिर हम इस तरीके से वॉल के नज़दीक गए इस तरीके से, और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। आप दोनों हाथों के बीच में भी देख सकते हैं, सिर को हल्का सा अंदर भी रख सकते हैं, और यहीं से फिर एक पैर को अगेंस्ट द वॉल लेकर जाएंगे और धीरे 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 दूसरे पैर का भी सपोर्ट इस तरीके से छोड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ बैलेंस बनाएंगे। फिर नीचे जाएंगे, फिर दूसरे पैर से किया, फिर दूसरे पैर से बैलेंस करने की कोशिश किया। तो इस तरीके से आपको लेग्स चेंज करना है और चेंज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग करने की कोशिश करना है और पूरी बॉडी को दीवार के ऊपर टच नहीं करना। टोस को टच करना है, अपने बॉडी वेट को शिफ्ट नहीं करना। बॉडी वेट आपके हाथों पे ही रहना चाहिए, बॉडी वेट आपको हाथों के ऊपर ही रखना है, दीवार की तरफ वेट को बिल्कुल गिराना नहीं है। इससे क्या होगा कि आप स्ट्रेंथ नहीं लगा पाएंगे, फिंगर्स की स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पाएंगे, फिंगर्स में स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। ये हमारी प्रैक्टिसेस हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस, जो कि हमें चेस्ट को अगेंस्ट द वॉल रख के करना है। किस तरीके से, देखिए अपने हाथों को वॉल के सामने इस तरीके से रखना है। तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर का ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें कितना दूर रखना चाहिए। आप इस तरीके से माप लीजिए, ठीक है, और जहां पे आपका एल्बो जॉइंट खत्म हो रहा है वहां पे अपने फिंगर्स को इस तरीके से रखो। ये एक आइडल रहेगा, मतलब अप्रोक्सीमेट है, आप इतना डिस्टेंस पे रख सकते हैं। रखने के बाद, ठीक है, अपने इस पोजीशन पे आना है आपको, ठीक है, जंप की पोजीशन पे आना है। एक पैर आगे रखेंगे, एक पैर पीछे रखेंगे। यहाँ पे दो तरीके से फोर्स लगाना होता है। पहला वाला पैर से थ्रो करना होता है और दूसरे वाले पैर से जंप करना होता है। देखिए जो सा पैर हमारा पीछे है इसको थ्रो करना है। अब यहाँ पे जो हमने ग्लूट स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करी वो यहाँ पे यूज आएंगे आपको थ्रो करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आपको एक पैर को थ्रो करना है, दूसरे पैर से जंप करना है। ये एक पैर से थ्रो, ये थ्रो एंड जंप, और इस तरीके से हैंड स्टैंड में चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, अपने हाथों का जो एंगल होगा वो हल्का सा आगे रखिए स्टार्टिंग में, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा आगे नहीं, रिस्ट में प्रेशर बढ़ेगा। पीछे नहीं रखो, तो आप अगर आप पीछे रख के करते हो तो आप वहाँ पे अपने लेग्स को नहीं पहुँचा सकते। दूसरी चीज़, जब आप इस जंप को करते हैं आपका हिप्स नीचे नहीं होना चाहिए, हिप्स ऊपर रहना चाहिए। बहुत सारे प्रैक्टिशनर हिप्स नीचे करते हैं और यहाँ तक ये इसी पोजीशन पे रह जाते हैं वो, ठीक है। हिप्स को ऊपर उठा के रखो और इस तरीके से जोर लगा के जंप करके ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से जंप लगा के जाने ऊपर। अब मान लीजिए आप ऊपर चले गए। अब ऊपर जाने के बाद फिर से हमें एक प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ चले गए, इस पोजीशन पे हमने होल्डिंग की। अपने बॉडी को इस तरीके से गिराना नहीं है बाहर की तरफ, या फिर बहुत दूर नहीं लेके जाना, हल्का सा इस पोजीशन पे रहना। देखिए अगर यहाँ पर आपको एक पैर छोड़ के दूसरा पैर छोड़ने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगा, और यहीं पर हल्का सा बॉडी बेंड करके पैरों को फोल्ड करके इस पोजीशन पे एक पैर फोल्ड किया, फिर दूसरा पैर भी फोल्ड करके बैलेंस बनाने की कोशिश करी, तो स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम लगता है। क्योंकि जब हमारे लेग स्ट्रेट होते हैं तो हमारी हाइट ज़्यादा होती है, और हाइट ज़्यादा होने पर हमें बैलेंसिंग करने पर स्ट्रेंथ ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम हाइट को रिड्यूस भी कर लेते हैं, इवन आप सिर्फ अपने लेग्स को नी से फोल्ड भी कर लेते हो, तो हमारा स्ट्रेंथ लगाना थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेग्स फोल्ड करके ही, नी से फोल्ड करके ही बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बिगिनर्स को इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ध्यान उनको प्री प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, और इन दो प्रैक्टिस पर ध्यान देकर वो बिगिनर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां से अब बात करेंगे हम इंटरमीडिएट के लिए। स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए प्रैक्टिसेस। देखिए इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिस को अपने हैंडस्टैंड को इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि जब वो हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करें तो उनकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव हो। वो इसलिए क्योंकि इंटरमीडिएट को एडवांस में जाने के लिए अगर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस होगी तो वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा जब वो एडवांस आसन को अचीव करेंगे। इसके लिए भी मैं आप लोगों को दो तरह की प्रैक्टिस बताऊंगा और एक ट्रेनर के हेल्प से प्रैक्टिस बताऊंगा। देखिए वॉल सपोर्ट से करना है। एक तो जैसे कि हमने बिगिनर्स के लिए क्या है, एक तो अगेंस्ट द चेस्ट वो रखेंगे वॉल के, और एक चेस्ट टुवर्ड्स द वॉल रखेंगे। अभी चेस्ट टुवर्ड्स द वॉल रख के करो, हाथ को इस तरफ रखो, यस। अब वन बाय वन अपने लेग्स को ऊपर की तरफ लेकर जाओ। यहां पे इसी पोजीशन में जाने के बाद थोड़ा सा बॉडी को अंदर लेकर जाओ। अब की बार हमें पहले से थोड़ा और ज्यादा हाथों को अंदर लेकर जाना है वॉल की तरफ, और अंदर लेकर जाओ, और अंदर और अंदर। हाँ, यहां से अपनी बैक को, पेट को दीवार पे टच करना है। देखो दोस्तों, यहां पे अपनी दीवार पे पेट को टच करना है, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन अपने लेग्स को फोल्ड करना है और सामने की तरफ फेस को निकालना है। अब देखो जो ये शोल्डर है इसको धीरे 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 हमें आगे की तरफ निकालना है ताकि पेट नीचे स्लाइड हो और बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव हो। और यहाँ पे वन बाय वन अपने लेग्स को फोल्ड करना है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं लटकना। यहाँ पर आप जब इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो अगर कोई आपका सपोर्ट करने वाला है तो अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर आप सपोर्ट भी नहीं हो तो देखो सेल्फ भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। बस अपने पेट को
ज़्यादा नीचे लटकने मत देना। अगर बैक में प्रेशर आपको ज़्यादा फील हो रहा है तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हो, इससे नीचे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से अपने पैर को फोल्ड करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर हो और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास ऑलरेडी है। और इस तरीके से पोजीशन को होल्ड करना और धीरे धीरे कोशिश करना है कि जब आप पेट से सपोर्ट ले रहे हो वॉल को, उसको कम कर सको, हाथों की तरफ आप बॉडी वेट को ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट कर सको। और इस पोजीशन पे होल्ड करके आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी और यहाँ पर आप हैंडस्टैंड के लिए स्ट्रेंथनिंग भी आपके लिए इंप्रूव होगा। यहाँ से धीरे से वापस आ जाओ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट प्रैक्टिस हमें वॉल की सपोर्ट से करना है। देखिए किस तरीके से, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर हैं तो आपकी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। अब अपने उस फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरीके से यूज करना है, यहाँ से अपने पाम्स को 1 फीट दूर अपने मैट पे रखना है और जंप करके दोनों पैरों को दीवार के ऊपर इस तरीके से लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पे अपने पैरों को फोल्ड करते हुए हल्का हल्का धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग करना है। मान लीजिए अगर आप बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो पैरों को धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है और कोशिश करना है कि सिर के ऊपर टच हो। अगर सिर के ऊपर टच नहीं हो रहा तो इट्स ओके, थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो, बट हमें ट्राई ये करना है कि सिर के ऊपर तक लेकर जा सके। दूसरा, आपके शोल्डर हो सकता है कि पीछे की तरफ हो तो हल्का सा आप रोल करके इस तरीके से यहाँ पे लेकर आना है ताकि आपका लोअर बैक भी अच्छे से ओपन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना है। अपने बॉडी वेट को दीवार से हटाकर अपने हाथों पे रखना है और एक पैर को छोड़कर अपने सिर के ऊपर रखने की कोशिश करना है। अगर ऊपर भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सिर के ऊपर रखते हो तो ये बेस्ट रहेगा। धीरे 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 अपने बैलेंस को ढूंढना है यहाँ पे कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है जहाँ पर आपकी बॉडी बैलेंस हो रही है। और धीरे धीरे आपने दूसरे वाले पैर के सिर्फ टो से सपोर्ट लेना है। जब आपको लगे कि आप टोस को भी छोड़ सकते हो तो दूसरे वाले पैर को भी धीरे से सपोर्ट छोड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से हैंडस्टैंड में बैलेंस बनाने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में आपके नीज के बीच में गैप हो सकता है, लेकिन अगर आप बैकवर्ड बेंडिंग की अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आप इस तरीके से घुटने मिला करके भी आप हैंडस्टैंड को प्रॉपरली सीख सकते हैं, ठीक है। धीरे से वापस। दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रेनर की हेल्प से किस तरीके से करना है। जो ट्रेनर्स है इस तरीके से प्रैक्टिशनर के सामने खड़ा होगा और जो प्रैक्टिशनर है जंप करके अपने उस पैरों को देगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तो स्ट्रेट लेग्स करके भी आप इसकी स्ट्रेंथनिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, यहाँ पे होल्डिंग करवा सकते हैं। सिर्फ आपको हल्का सा हील्स में सपोर्ट देना है, बिल्कुल ना के बराबर। बाकी पूरा बॉडी वेट वो खुद ही बैलेंस करेगा। इससे उसके रिस्ट में स्ट्रेंथ, फिंगर्स में स्ट्रेंथ, शोल्डर में स्ट्रेंथ, कोर में स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा क्योंकि वो खुद बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा बॉडी वेट आपने हाथ में इसके आपने संभाल रखा, आपने नहीं संभालना है, आपने सिर्फ हल्का सा सपोर्ट देना, हल्का सा ना के बराबर इस तरीके से, ताकि वो बैलेंस के लिए ना और होल्डिंग के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए वो प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। यहां से प्रैक्टिस एक और करना है, लेग्स को फोल्ड करना है और सिर के ऊपर रखने की इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। जो ट्रेनर होगा वो उसके नीज को इस तरीके से सपोर्ट देगा और बिल्कुल हल्का सा सपोर्ट देना है दोस्तों, पूरा बॉडी वेट उसका संभालना नहीं है, क्योंकि जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो इस तरीके से गिरते हैं आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, और जो ट्रेनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके बॉडी वेट को संभाल के रखते हैं। उनके बॉडी वेट को संभालना नहीं, उनके बॉडी वेट को प्रैक्टिशनर खुद संभालेगा, बस ट्रेनर को हल्का सा सपोर्ट देना है ताकि वो बैलेंस को खुद ढूंढ सके। हल्का सा बैलेंसिंग के लिए सपोर्ट दीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, गिरने वाला है दोबारा से पकड़िए, फिर दोबारा छोड़ दीजिए, फिर सपोर्ट छोड़िए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देना, थोड़ा थोड़ा छोड़ना है और धीरे 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 वो इस पोजीशन में बैलेंस करने लगेगा, ठीक है। धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर किस तरीके से अपने हैंडस्टैंड को सीख सकते हैं, या फिर जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है वो किस तरीके से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके हैंडस्टैंड को सीख सकते हैं। ये खास तौर पर बच्चों के लिए है। देखिए दोस्तों, उनको क्या करना है, चक्रासन के थ्रू इस हैंडस्टैंड को करने की कोशिश करना है। चक्रासन में आना है और अपने हाथों को पैरों के बिल्कुल नज़दीक लेकर आना है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब भी आप हैंडस्टैंड की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो धीरे से अपने हेड को ऊपर लिफ्ट अप करो और इस तरीके से हिप्स पे हेड को टच करने की कोशिश करो। यहाँ पे ट्रेनर्स किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिशनर सेल्फ भी कर सकता है, लेकिन ट्रेनर किस तरीके से कर सकते हैं, इस पोजीशन पे पीछे की तरफ आएगा ट्रेनर, उसके बैक के ऊपर इस तरीके से हाथ रखकर धीरे से उसकी बॉडी को लिफ्ट अप करने में ऐसे मदद करेगा, और यहाँ पे लिफ्ट अप करने के बाद वो बॉडी को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करेगा। देखिए एक गलती होती है, जब ट्रेनर उसके हेल्प कर रहा होता है तो प्रैक्टिशनर पूरी बॉडी का वेट जो है वो ट्रेनर के ऊपर सपोर्ट दे देता है, ठीक है, पूरा ट्रेनर के ऊपर बॉडी वेट को डाल देता है। तो ट्रेनर को उसको बताना है और उसको समझाना है कि जो बॉडी वेट है उसको अपने हाथों के ऊपर रखना है, अपने बॉडी वेट को इस तरीके से लटकने नहीं देना, उस बॉडी वेट को संभालने की कोशिश करना है, ठीक है। और जो प्रैक्टिशनर है वो सेल्फ भी उड़ सकता है यहाँ पे, अगर उसने स्ट्रेंथ डेवलप किया प्री प्रैक्टिस पे या फिर उसके हाथों में अच्छा स्ट्रेंथ है, तो यहाँ से धीरे धीरे अपने हील्स को उठाते हुए फिर टोस के ऊपर आते हुए अपने बॉडी को लिफ्ट अप करना है इस तरीके से। एक बार फिर से देखिए, इस पोजीशन पे आने के बाद
अपने सबसे पहले अपने हील्स को लिफ्ट अप करेंगे, ठीक है। लिफ्ट अप करने के बाद धीरे धीरे बॉडी वेट को हाथों की तरफ शिफ्ट किया और धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरीके से लिफ्ट अप किया। हो सकता है कि स्टार्टिंग में जमीन से बॉडी को उठाना थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो जो प्रैक्टिशनर है एक एक ब्रिक्स के ऊपर इस तरीके से रखो, इस एक एक ब्रिक्स के ऊपर पैर के पंजे रखने के बाद अपनी बैकवर्ड बेंडिंग को करके थोड़ा सा हाइट मिल जाता है, या फिर ट्रेनर जो है वो हल्का सा टोस के नीचे सपोर्ट भी दे सकता है इस तरीके से उठाने के लिए। हल्का सा उठाया और यहाँ पे इसको हल्का सा सपोर्ट दे दिया और धीरे धीरे सपोर्ट छोड़ने की कोशिश करा। अगर गिर रहा है तो एक बार फिर से सपोर्ट दिया। आप सामने से भी ट्रेनर इस तरीके से सपोर्ट दे सकता है, आपके पेरेंट्स भी दे सकते हैं हल्का सा, बस उसके बॉडी वेट को अपने हाथों पे नहीं रखना, उसका बॉडी वेट उसके हाथों में होना चाहिए। सपोर्ट जो देना है सिर्फ बैलेंसिंग के लिए देना है और धीरे धीरे छोड़ना है ताकि उसका बैलेंस क्रिएट हो। अगर गिर रहा है तो फिर दोबारा से उसको सपोर्ट करना है। इस तरीके से यहाँ पर लिफ्ट अप कर सकते हैं और यहाँ से लिफ्ट अप करके हेड के ऊपर भी रख सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आप नीचे पैर को लटकाकर फेस के सामने होल्ड कर सकते हैं, वो ईजी रहता है स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे फिर आप वहां से एडवांस आसनों को सीख सकते हैं, ठीक है। धीरे से वापस आ जाओ। बात करते हैं पोस्ट प्रैक्टिस की। पोस्ट प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके हैंडस्टैंड के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस के बाद करो। दो प्रैक्टिस हैं, दो प्रैक्टिस बहुत जरूरी हैं। पहला है शशांक आसन। देखिए जब भी आप हैंडस्टैंड में होल्ड करते हो और होल्ड जैसे कि आपने हैंडस्टैंड किया और हैंडस्टैंड में वापस आते ही आपको ऊपर उठना नहीं है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ ज़्यादा रहता है, तो आप एकदम से ऊपर उठते हैं तो हो सकता है कि आपको चक्कर जैसे आने लगे। इसलिए जब भी आप हैंडस्टैंड में वापिस आओ, आने के बाद आपको शशांक आसन करना है इस तरीके से। आपको 1 मिनट होल्ड करने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आपने होल्डिंग की, उसके बाद जरूरी है कि आप शशांक आसन भी मिनिमम 1 मिनट होल्ड करो और अपने ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल होने दो। अदरवाइज जो सिर पे जो प्रेशर बढ़ रहा है वो एकदम से खड़े होने पर चक्कर आ सकते हैं। दूसरा बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है, बाकी बड़े भी कर सकते हैं, जो कि है आपको ताड़ासन। ताड़ासन करना है आपको, बॉडी को मैक्सिमम इस तरीके से स्ट्रेच करना है पूरा और उसके बाद आपको ताड़ासन में चलना है। अपने हील्स को लिफ्ट अप करके, अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करके, अपने पेल्विक वाला पोर्शन जो आपका पेल्विक वाला पोर्शन रहता है, आप हल्का सा आर्च बना के रखते हो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेल्विक वाला पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। एंगेज करते हुए आपको पूरा ऊपर खींच कर आपको वॉकिंग करना है ताड़ासन में, ठीक है। ये 2 प्रैक्टिस तो आपको कंपलसरी करना है। तीसरी प्रैक्टिस, जो बच्चे इसको बैकवर्ड बेंडिंग के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आने के बाद हल्का सा ट्विस्टिंग जरूर करें, क्योंकि ट्विस्टिंग आपकी बैक को नॉर्मल करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसलिए आपको आने के बाद जैसे चाहे वक्रासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं, कैलाश आसन कर सकते हैं, कोई भी ट्विस्टिंग का आसन जो आप कर सकते हैं उसको कीजिए और उसको 1-1 मिनट दोनों साइड होल्ड करने की कोशिश कीजिए। और जो बैकवर्ड बेंडिंग करके आ रहे हैं उसके बाद उनको आकर प्लैंक पोज भी करना चाहिए या फिर कोई भी कोर स्ट्रेंथनिंग और बैक स्ट्रेंथनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो बैक, क्योंकि हैंडस्टैंड के टाइम पे जब आप बैकवर्ड बेंडिंग इंक्लूड करके कर रहे हो तो लंबर वाले पोर्शन पर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेच पड़ता है। आपको फील होगा जब आप ये सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद आने के बाद आपको ये ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग करके अपना थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर देना है, लूजनिंग करते हुए रिलैक्सेशन जरूर देना है, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको इन पोस्ट प्रैक्टिस को भी करते रहना है।